जब ये लड़का सोकर उठता है तो एक गुस्से वाली लड़की तुरंत उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि आखिर वो कब तक सोता रहेगा और उनके परिवार को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा। वो गुस्से में पूरे कमरे में कागज फेंकती है और चली जाती है। अब हमारे लड़के को आखिरकार आसपास देखने का मौका मिलता है। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन सब कुछ असली है। वो उसी गेम के सबसे घटिया विलेन डी किलन के शरीर में पहुंच गया है, जिसे उसने खुद बनाया था। डी किलन बस एक बिना किसी टैलेंट वाला घमंडी रईस है जो हर तरह से बुरा है। वो दूसरे लोगों की उपलब्धियों का श्रेय चुराकर खुद को जादू का जीनियस होने का दिखावा करता है। असल में वो सिर्फ झूठ बोलता है और अपने फायदे के लिए अपने आसपास के हर इंसान का इस्तेमाल करता है। वही सारी समस्याओं की जड़ है और उसके आसपास मौजूद हर कोई उसका दुश्मन है और हर कोई उसे मरते देखना चाहता है। उसकी बहन यूरियल, जो अभी उस पर चिल्ला कर गई थी, उसकी होने वाली दुल्हन जूलिया, जो उसे तलवार से मारने के लिए बेताब है। यहाँ तक कि मैजिक एकेडमी के उसके छात्र भी उससे छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि गेम की टेस्टिंग के दौरान वो 1000 कोशिशों में सिर्फ एक बार जिंदा बच पाया था। किम डब्ल्यू जिन के लिए तो ये पक्की मौत थी, लेकिन गेम के अंदर जाने से ठीक पहले उसे उस किरदार पर दया आ गई जिससे हर कोई नफरत करता था। चूंकि उस किरदार को असल में उसी के चेहरे के आधार पर बनाया गया था, इसलिए उसने मजे के लिए उसमें अपने पसंद के हर संभव स्किल जोड़ दिए थे। कंप्रहेंशन, मिडास टच, आयरन बॉडी और भी बहुत कुछ। तभी उसका कोवर्कर अंदर आता है और पूछता है कि टेस्टिंग कैसी चल रही है। इनू लीड डेवलपर है और साथ ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। दोनों 7 साल तक साथ थे और पूरे समय खुश थे। वुजीन स्वभाव से आलसी है, लेकिन उसके उलट वो जन्म से ही वर्कहॉलिक है। उसकी एम्बिशन ने वुजीन को भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद की थी, लेकिन आखिर में दोनों अलग हो गए और 6 महीने बाद उसे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर भी इतना समय बीत जाने के बाद भी डब्ल्यू जून को लगता है कि वो हर तरह से एक परफेक्ट लड़की है और उसके मन में अब भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। शायद उसके मन में भी कुछ हो, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। वो बस उसे गेम के बग्स ठीक करने के लिए गुड लक कहती है और चली जाती है। जैसे ही डब्ल्यू जून स्क्रीन के पास वापस जाकर डेक्युलिन में जो स्किल्स उसने अभी अभी जोड़े थे उन्हें रीसेट करने वाला होता है, उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज मिलता है जिसमें उसे बाहर देखने के लिए कहा गया था। डब्ल्यू जिन खिड़की से बाहर देखता है और एक भयंकर थंडरस्टॉर्म देखकर चौंक जाता है जिसमें बिजली सीधे उसकी बिल्डिंग पर गिर रही है। अगले ही पल वो खुद डेक्युलिन के शरीर में जागता है, उस किरदार के शरीर में जो चाहे कुछ भी कर ले, मौत से बच नहीं सकता और जिसकी मौत पहले से तय है। विन फिर उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो डेक्युलिन की बहन गुस्से में बाहर निकलने से पहले उसके ऊपर फेंक कर गई थी। उसका नाम यील वॉन ग्रहन अक्लीन है, जो डेक्युलिन की हाफ सिस्टर है और फिलहाल उसकी जगह हाउस उकले की हेड के रूप में काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि डी केलिन और उसके बीच सामान्य भाई बहन जैसा रिश्ता बिल्कुल नहीं है। डेक्युलिन की एक फियांसी भी है और उसका नाम जूली है। यूरियल ने जूली का नाम जिस खराब लहजे में लिया था, उसे देखते हुए वुजीन को शक होता है कि उसके और जूली के बीच जरूर कुछ हुआ है। उसके हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट असल में एक कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। पता चलता है कि वो पहले ही इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डेक्युलिन के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुका है, जहां उसकी जिम्मेदारी बेसिक मैजिक और मना माइंडसेट पढ़ाने की है। लगता है कि अब उसके पास अपनी तय लेक्चर्स देने के लिए यूनिवर्सिटी जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उसे पढ़ाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मौका उसे बाहर निकलकर इस दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाने का मौका भी देता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकने लगती है। उसमें बताया गया है कि उसका प्राइमरी सर्वाइवल गोल है कि वो गेम के लिए जरूरी बन जाए। साइड क्वेस्ट के तौर पर उसे यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना है। अगर वो क्वेस्ट पूरा कर लेता है तो उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिलेगी। उसे याद आता है कि कुछ राउट्स में डेक्युलिन की मौत यूरियल की वजह से होती है। इससे बचने के लिए वो उठकर अपना मौजूदा मिशन पूरा करने निकल पड़ता है। ऊपर से स्टोर करेंसी उसके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी होगी।
हालांकि उसे ठीक से पता नहीं है कि उसे किस टॉपिक पर लेक्चर देना है, लेकिन उसे लगता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर उसके पास वो कंप्रहेंशन स्किल है जिसे उसने गेम में ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले जोड़ा था। ये एट्रीब्यूट उसे लिटरली किसी भी चीज को समझने में मदद करता है। उसे इसे एक्टिवेट करने के लिए बस थोड़े मना की जरूरत है। जब वो तैयार होकर कुछ ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहनता है तो उसे एहसास होता है कि ये जगह उस जगह से कितनी अलग है जहां वो पहले रहता था। फिर भी वो हर चीज में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी डेक्युलिन के रूप में ही बिताई हो। सामान्य परिस्थितियों में उसे इस तरह के कपड़े पहनकर अजीब महसूस होता, लेकिन अब ये कपड़े उसे एलिगेंट लगते हैं और उसे आराम महसूस कराते हैं। और ये सब डेक्युलिन के एक एट्रीब्यूट की वजह से है, इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस। ऐसा लगता है जैसे डीकेलिन उसे इस शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने की इजाजत दे रहा हो। वुजुन को ऐसा कुछ कहने की इच्छा तक नहीं होती जिसे रूड माना जाए। जिस फॉर्मेलिटी को किम वुजुन कभी बहुत सख्त समझता था, अब वो उसे बिल्कुल नेचुरल लगती है। हालांकि उसका मुख्य मकसद जानकारी जुटाना है, लेकिन अपने पहले लेक्चर की तरफ ये चलना उसे बिल्कुल सामान्य महसूस होता है, जैसे वो हमेशा से यही का हिस्सा रहा हो। वो साफ तौर पर खुद को एक नोबल की भूमिका निभाते हुए महसूस कर सकता है, एरिस्टोक्रेसी के उन ऊंचे दर्जे के सदस्यों में से एक की तरह। ये उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल उलट है। किम डब्ल्यू जून दक्षिण कोरिया का एक आम सा लड़का था, जिसका लुक भी साधारण था, आलसी और लोगों की नजर में निकम्मा था। यहां तक कि एक लड़की ने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब डीकेलिन के रूप में वो एक नोबल की भूमिका को सही तरीके से निभाना चाहता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठने जाता है, उसे याद आता है कि उसने पहले कभी इतनी लग्जरी कार में सफर नहीं किया था। अच्छी कार्स की बात चली तो उसे अपनी एक्स के बॉयफ्रेंड की याद आती है, जिसके पास भी सिर्फ दिखावा करने के लिए ऐसी ही एक कार थी। तभी उसकी नजर बगल वाली सीट पर बैठे एक छोटे लड़के पर पड़ती है। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि डेक्युलिन वहां है, वो घबराकर प्रोफेसर का अभिवादन करता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे देता है। ये देखकर डिक्लिन सोचता है कि शायद ये उसका असिस्टेंट या फिर उसका सेक्रेटरी है। डिक्लिन उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है, जिससे वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो पहले से 3 साल से डेक्युलिन की सेवा कर रहा है। डेक्युलिन जल्द ही समझ जाता है कि जिस डॉक्यूमेंट को उसने लेक्चर मटेरियल समझा था, वो असल में उसके पढ़ने के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट है। उसमें लेक्चर के लिए जरूरी हर जानकारी एक एक डिटेल के साथ लिखी हुई है। हालांकि उसे इससे कोई हैरानी नहीं होती। डेक्युलिन के स्वभाव को देखते हुए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो खुद मटेरियल तैयार कर पाता, क्योंकि वो जितना घमंडी और बिना टैलेंट वाला है, उसके लिए ये करना नामुमकिन था। इसका मतलब है कि इस लड़के ने सारा काम किया है, इसलिए वुजुन को उसकी तारीफ में कुछ शब्द कहना जरूरी लगता है। तारीफ सुनकर वो लड़का हैरान रह जाता है, यहां तक कि ड्राइवर भी अपने मास्टर को पहली बार किसी से अच्छी बात करते सुनकर हैरान हो जाता है। किसी की तारीफ करने के बाद वुजीन को इस शरीर की तरफ से एक अजीब प्रतिक्रिया भी महसूस होती है। ये कोई मानसिक एहसास नहीं, बल्कि सचमुच की शारीरिक प्रतिक्रिया है। किसी की तारीफ करने के बाद उसे सच में उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, जिससे वुजुन और भी सोचने लगता है कि आखिर ये डेक्युलिन कितना घटिया इंसान था। मैनर से निकलते समय भी उसे यही घिनौना एहसास हुआ था। लगता है कि डेक्युलिन की कॉन्शियसनेस उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर के सफर के बाद वे आखिरकार इंपीरियल यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जो लोगों और हलचल से भरी हुई है। अब यहां आने के बाद उसका अगला काम डॉक्यूमेंट्स में बताए गए रोटेट हॉल को ढूंढना है। जब वे तय जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स पहले ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं, और हैरानी की बात यह है कि वे प्रोफेसर डेसलिन का लेक्चर सुनने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अफवाह है कि डेक्युलिन स्पेल इंटरप्रिटेशन का मास्टर है, ऐसी टैलेंट जिसकी वजह से कम उम्र में ही उसे चाइल्ड प्रोडिजी का टाइटल मिल गया था। जब हमारा लड़का आखिरकार क्लास में आता है तो वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपना परिचय ड्यूएन वॉन ग्रहन अक्लिन के रूप में देता है। वो यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर के हेड प्रोफेसर के रूप में इस क्लास को पढ़ाने आया है। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वो लेक्चर शुरू करता है।
फीमेल स्टूडेंट्स इस बात से पूरी तरह प्रभावित है कि डेक्युलिन कितना हैंडसम और दमदार दिखता है। लेकिन एक फीमेल स्टूडेंट ऐसी है जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। उसकी नजर में डेक्युलिन उसके पिता का दुश्मन है और उसकी नजर में वो सिर्फ एक घटिया इंसान है। वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है, ये समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। लगभग 3 साल पहले उसके पिता ने खुद अपनी जान ले ली थी। कई सालों तक उन्होंने स्पेल इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च की थी, लेकिन जब किसी ने उनसे उनकी थीसिस जबरन छीन ली तो वो पूरी तरह निराश हो गए और आखिरकार उन्होंने मौत को चुन लिया। उसके पिता की जिंदगी भर की मेहनत छीनने वाला वही इंसान था जिसे हर कोई जीनियस स्पेल इंटरप्रेटर कहता था, और वो घटिया इंसान ड्रैकुला था। पिता की मौत के बाद वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। आखिर में उसने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार का घर और टेरिटरी भी, और वो एक अनाथ बन गई जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उसने एक कसम खाई, उस कमीने से बदला लेने की कसम। अपना वादा पूरा करने के लिए उसने लड़ते हुए एम्पायर की रॉयल यूनिवर्सिटी में जगह बनाई, जहां डिक्लिन प्रोफेसर है। दूसरे स्टूडेंट्स भले ही सच्चाई न जानते हों, लेकिन वो ये साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि डेक्युलिन की तथाकथित स्पेल इंटरप्रिटेशन स्किल्स असल में सिर्फ चुराई हुई उपलब्धियों के दम पर किया गया एक झूठा दिखावा है। वो उपलब्धियां जो असल में उसके पिता की थी। वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिस जगह पर उसके पिता को होना चाहिए था उस जगह पर डेक्युलिन बैठा है। लेकिन जितना उसका मन करता है कि वो तुरंत उसकी सच्चाई सबके सामने ले आए, वो जानती है कि उसे शांत रहना होगा, क्योंकि उसे हराने का एकमात्र तरीका है कि वो बहुत सोच समझकर अपना बदला ले। डेसलिन एक बार फिर पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और खुद को मैजिक टावर के हेड प्रोफेसर और उन एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाले मोनार्क मेज के रूप में पेश करता है। इसके बाद वो अपना लेक्चर शुरू करता है। वो मैजिक की फंडामेंटल समझाने से शुरुआत करता है। उसके 3 मेजर एट्रीब्यूट्स और 9 टाइप्स के बारे में बताता है। एट्रीब्यूट्स मैजिक का ओरिजिन और सोर्स होते हैं, जबकि एलिमेंट्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। 9 टाइप्स में समनिंग, स्पिरिट्स, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, एन्चांटमेंट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, बिविचमेंट और आखिर में हार्मनी शामिल है। जैसे जैसे डब्ल्यू जिन लेक्चर देता रहता है, उसे एहसास होता है कि ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। ये पहली बार है जब वो पढ़ा रहा है और उसे मैजिक की थ्योरी के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी भले ही वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, वो हर चीज को पूरी तरह समझ पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेक्युलिन की स्वाभाविक मौजूदगी और जबरदस्त शालीनता ऐसी है कि स्टूडेंट्स उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं। एलिटिज्म की वो मुश्किल आदतें, जैसे सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखना, भी अब उसे दबाव डालने वाली नहीं बल्कि बिल्कुल नेचुरल लगती है। शायद इस समय का डेक्युलिन सच में एक ग्रेट टीचर बनने के सारे गुण रखता है। अब हम फिर लेक्चर के कंटेंट पर लौटते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मना का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे शरीर के किस हिस्से में स्टोर किया गया है। आमतौर पर मेजेस अपने हेड में मना स्टोर करते हैं, क्योंकि वहीं से स्पेल्स की कल्पना करना सबसे आसान होता है। नाइट्स अपने हार्ट में मना स्टोर करते हैं, जिससे वो अपनी ब्लड वेसल्स के जरिए उसे बाहर निकाल सकते हैं। और आखिर में इनर कोर होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल मना को मिलाता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सल और इफेक्टिव स्टोरेज मेथड है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर किसी में टैलेंट नहीं है तो उसे एक रास्ता चुनकर उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। फोकस की बात करें तो डब्ल्यू जून सोचता है कि डेक्युलिन का टैलेंट भी इतना खास नहीं है। उसका मौजूदा मना करीब 3500 है। अगर आपको समझना है कि ये मना पूल कितना छोटा है, तो इसे ऐसे समझिए, एक ऐसा मेज है जिसका प्राइमरी मना 30,000 है। इसलिए डब्ल्यू जून को काफी अजीब लगता है कि वो स्टूडेंट्स को ऐसी बात सिखा रहा है जिसे उसे खुद अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। खैर, वो लेक्चर खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी एक खास लाइन बोलने को लेकर हिचक रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो ओरिजिनल डेक्युलिन होता तो ये सेंटेंस कभी नहीं पढ़ता। और वो लाइन है, अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। लगता है स्टूडेंट्स लेक्चर में पूरी तरह डूबे हुए थे, इसलिए लेक्चर के टॉपिक को लेकर उनके मन में कोई सवाल बाकी नहीं था। यहाँ तक
कि डेक्युलिन को भी राहत महसूस होती है कि किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही वो ऐसा सोचता है, वही स्टूडेंट खड़ी हो जाती है जो डेक्युलिन से नफरत करती है। उसे पिछली रात की एक घटना याद आती है, जब डॉर्मेट्रीज में एक रहस्यमयी स्पेल मिला था। माना जा रहा था कि ये डेविल का काम है, लेकिन वो इस मामले पर डेक्युलाइन की राय जानना चाहती है। उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही डेक्युलिन उसके एथिक्स की कमी पर उसे टोक देता है। सवाल पूछने से पहले उसे अपना नाम और अफिलिएशन बताना चाहिए था। जो इंसान बेसिक क्लासरूम एटिकेट तक नहीं जानता, डेक्युलिन ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगता है, इसलिए नहीं कि उसे एटिकेट की परवाह है, बल्कि इसलिए कि वो इस समय उसके सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। आखिर उसकी कंप्रहेंशन स्किल्स बहुत ज्यादा मना खर्च करती है और उसके पास अभी रिजर्व में सिर्फ 2000 मना बचा है, जबकि उसके पास शुरुआत में 3375 था। सिर्फ स्क्रिप्ट को समझने में ही उसके 130 मना खर्च हो गए थे। इसलिए उसे पता नहीं कि जिस स्पेल को उसने पहले कभी नहीं देखा, उसे समझने में कितना मना लगेगा। इस बीच स्टूडेंट्स उसे देखकर दबे मुंह हंस रहे हैं कि उसने खुद को कैसे बेवकूफ बना लिया। उन्हें लगता है कि वो प्रोफेसर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। प्रोफेसर की बातों से हुई बेइज्जती से वो बेचारी लड़की अंदर तक आहत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती और उससे जवाब पाने की कोशिश करती रहती है। उसके मुताबिक मैजिक टावर इस मामले का एनालिसिस करने से मना कर रहा है और इसे सिर्फ एक अफवाह मान रहा है। लेकिन अगर प्रोफेसर डी केलीन इसे देखें तो उसे पूरा यकीन है कि वो पता लगा सकते हैं कि किस तरह की मैजिक इस्तेमाल हुई थी। वो खुद एक स्पेल कास्ट करती है और डेकोलाइन से उसकी इंटरप्रिटेशन करने को कहती है। कोई दूसरा रास्ता न होने पर डी केलिन उस स्पेल को एग्जामिन करता है, जिसमें तुरंत उसके करीब 1700 मना खर्च हो जाते हैं। वो बताती है कि डॉर्मेट्री में बचे हुए कई डेब्यूटेंट्स इसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उसे उम्मीद है कि प्रोफेसर डीसेलिन कम से कम इसे एक नजर देख सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के डी केलिन कहता है कि ये बैरियर मैजिक है और उसका अचानक दिया गया जवाब उसे हैरान कर देता है। वो आगे बताता है कि ये बिविचमेंट टाइप की बैरियर स्पेल है, जिसका मतलब है कि इस स्पेल को कास्ट करने वाले का इरादा डॉर्मेट्री में मौजूद सभी लोगों को फंसाने का था। अब जब उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया है, तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और आगे इस मामले को लेकर परेशान न करने की हिदायत देता है। साइड क्वेस्ट क्लियर हो चुका था, इसलिए डी केलिन को वो रिवॉर्ड करेंसी मिल जाती है जिसका उससे वादा किया गया था। इसके बाद सीन यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर की कैफेटेरिया में कट होता है, जहां हम उस लड़की को फिर से देखते हैं जो टेबल मैनर्स की ज्यादा परवाह किए बिना खाना खा रही है। वैसे उसका नाम एफरीन है। उसने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि डेक्युलिन की स्पेल इंटरप्रिटेशन स्किल्स के झूठ को सबके सामने ला सके, लेकिन इसके बजाय खुद ही मजाक बन गई और उसे जो बेइज्जती सहनी पड़ी वो उसके लिए बहुत भारी थी। फिर भी उसे पूरा यकीन है कि डेक्युलिन को पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है और उसने बस अपने मन में आया कुछ भी कह दिया। बात यह है कि बिविचमेंट मैजिक बेहद मुश्किल होती है और ज्यादातर स्पेल्स में पैरामीटर्स की जरूरत होती है। इसलिए डेक्युलिन का बिना किसी पैरामीटर का जिक्र किए उस स्पेल को बिविचमेंट मैजिक कहना उसे बिल्कुल सही नहीं लगता। उसने डेक्युलिन को जो दिखाया था वो उस अननोन मैजिक सर्कल की सीधी कॉपी थी जो पिछली रात डॉर्मेट्री के सामने वाले दरवाजे पर बनाई गई थी। शुरुआत में भले ही हर कोई उस अननोन स्पेल को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नए स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च मटेरियल बन गया। इसलिए एफरीन शुरू से जानती थी कि डेक्युलिन सिर्फ बातें बना रहा था और झूठा दावा कर रहा था कि वो स्पेल बिविचमेंट मैजिक थी। लेकिन तभी उसकी एक दोस्त जल्दी से उसके पास आती है और बताती है कि कल डॉम के सामने वाले दरवाजे पर जो मैजिक सर्कल बना था वो सच में एक बैरियर स्पेल था और उन्हें ये बात मिलकर रिसर्च करने के बाद पता चली। यानी प्रोफेसर डेसेलिन ने उस स्पेल के बारे में जो कहा था वो सच था। एफरीन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो सच में बैरियर मैजिक थी। आखिर वो डेक्युलिन को स्पेल इंटरप्रिटेशन का असली मास्टर मानना ही नहीं चाहती। उसकी दोस्त प्रोफेसर डेक्युलिन
और उसकी काबिलियत की लगातार तारीफें करने के बाद आखिरकार वहां से जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो एफरीन को प्रोफेसर से उस स्पेल के बारे में पूछने के लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि किसी और में उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी एफरीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि डेक्युलिन ने जानबूझकर सही जवाब दिया था। उसके हिसाब से ये बस एक संयोग था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने अनजाने में डेक्युलिन को और भी ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब हर कोई मानने लगा है कि डेक्युलिन एक काबिल प्रोफेसर है। इसके बाद वो उनके प्रतिष्ठित प्रोफेसर ड्यूइंग की उपलब्धियों के बारे में बताने वाले एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू करती है। वो डेक्युलिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए गहराई से जानकारी जुटा रही है। आखिर एक मशहूर कहावत है, अगर तुम अपने दुश्मन और खुद को जानते हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। वो खुद को तैयार करने का फैसला करती है। अगर उसे रोज उस कमीने का सामना करना ही है तो वो ये सुनिश्चित करेगी कि उसकी असलियत इतनी बुरी तरह सामने आए कि उसकी पूरी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाए। सीन फिर डी केलिन पर आता है, जो अब भी क्लासरूम में होने वाली सबसे बुरी चीज के बारे में सोचकर परेशान है। असल में जैसे ही उसने उस स्पेल को देखा था, उसकी कंप्रहेंशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई थी। उस उलझी हुई लाइंस और जटिल स्ट्रक्चर वाले स्पेल सर्कल को सिर्फ देखने भर से उसका बचा हुआ सारा मना खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, इतना सारा मना खर्च करने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो स्पेल था क्या। अगर उसके पास अभी के मुकाबले दोगुना मना भी होता, तब भी वो उस स्पेल के प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाता। लेकिन फिलहाल वो बस इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि सब कुछ उसके पक्ष में रहा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक एक महिला उसका रास्ता रोक लेती है, जिसने सफेद नाइट आर्मर पहन रखा है। सफेद बाल और हल्की नीली आंखों वाली ये लड़की उसके लिए जाने पहचानी है। डेक्युलिन उसे तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि गेम पर काम करते समय वो उसे अनगिनत बार देख चुका था। उसका नाम जूली वोंडा फ्राइटन है, उसकी कथित फियांसी और एक नेम्ड कैरेक्टर, जो आगे चलकर नाइटहुड की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचेगी। हालांकि उसे इतनी जल्दी उससे सामना होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो उसके अभिवादन का तुरंत जवाब देता है और कहता है कि वो ठीक है। लेकिन जूली को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो पूछती है कि एक हफ्ते पहले किए गए उनके प्रॉमिस को तोड़ने के बाद वो कैसे ठीक हो सकता है। जाहिर है डब्ल्यू जून को बिल्कुल पता नहीं है कि वो किस प्रॉमिस की बात कर रही है। इतनी जल्दी कोई बेवजह का ड्रामा नहीं चाहता, इसलिए वो इस बात को टालने का फैसला करता है। वो आराम से उसके पास से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ऐसा कोई प्रॉमिस करने की याद नहीं है। लेकिन जूली फिर से उसका रास्ता रोक लेती है। वो उसे पिछली बार की तरह भागने नहीं देगी। प्रॉमिस को लेकर उसकी गंभीरता देखकर डी केलिन समझ जाता है कि बिना जवाब दिए वो उसे जाने नहीं देगी। इसलिए वो फिर वही बात दोहराता है कि उसे याद नहीं है और हाल ही में हुए अपने फीवर को इसका बहाना बनाता है। वो उससे कहता है कि वो उसे याद दिलाए कि आखिर वो किस प्रॉमिस की बात कर रही है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते पहले की घटना पर चली जाती है। जूली ने उससे एक प्रॉमिस किया था, अगर वो खुद से सच्चा रहता और अपनी सारी झूठी दिखावेबाजी और घमंड सबके सामने कबूल कर लेता, तो दुनिया चाहे बिखर जाए, वो हमेशा उसके साथ रहती। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां बेचारी जूली की आंखों में आंसू आने वाले हैं। वो सोचती है कि कहीं उसने गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया। मायूस चेहरा बनाकर वो एक तरफ हट जाती है और उसे जाने की इजाजत दे देती है। डेक्युलिन ये पूछने की जहमत तक नहीं उठाता कि उसे क्या परेशान कर रहा है और बस वहां से चला जाता है, जिससे जाहिर तौर पर जूली को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वो कुछ कहती नहीं। उनकी एंगेजमेंट सिर्फ सुविधा के लिए हुई थी। डेक्युलिन, जो एक टैलेंटेड मेज था, और जूली, जो एक टैलेंटेड नाइट थी, दोनों के मिलन से उनके परिवारों के हेड्स को लगा था कि दोनों पक्षों को बहुत फायदा होगा और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अक्लाइंस और फ्राइटन्स, दो ताकतवर नोबल ब्लड लाइन्स, मिलकर पूरे क्षेत्र पर दबदबा बना सकते थे। इसी वजह से किसी ने भी इस शादी का विरोध नहीं किया और इसी कारण जूली को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वो उससे जरा भी प्यार नहीं करती थी। लेकिन बाद में दोनों परिवारों को पता चला कि डी केलिन का टैलेंट असल में कभी था ही नहीं।
वो टैलेंटेड मेज नहीं था जैसा हर कोई उसे समझता था। शायद डी केलन इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को स्पेल्स एनालाइज करने में जीनियस बताकर पूरी दुनिया से झूठ बोला था और आखिरकार प्रोफेसर बन गया। यहां तक कि ऐसी हेडलाइंस भी आई थी जिनमें बताया गया था कि मैजिक टावर का सबसे कम उम्र का टॉप प्रोफेसर अब पतन की ओर जा रहा है। वो हेडलाइन आने के बाद उसने अपनी कोई भी उपलब्धि दिखाना बंद कर दिया। इसके बावजूद अक्लाइंस और फ्राइटन्स ने इस बात को दबाकर रखने की कोशिश की और जूली को यकीन था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों परिवार नहीं चाहते थे कि वे गॉसिप का विषय बने। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कमियां जनता के सामने आए। लेकिन जूली भी इस पूरी स्थिति को माफ नहीं कर सकती थी। उसने बिना प्यार के इस शादी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि ये उसके नाइट होने की मान्यताओं के खिलाफ था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि डिक्यूलिन ने उसकी मान्यताओं का सम्मान करने और एक सच्चा इंसान बने रहने की बात मान ली थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो भी आखिरकार सिर्फ एक और झूठ था। आगे बढ़ने से पहले इंपीरियल यूनिवर्सिटी और मैजिक टावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंपीरियल यूनिवर्सिटी इस गेम की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और उसका मैजिक डिपार्टमेंट सबसे टॉप डिपार्टमेंट है। मैजिक डिपार्टमेंट की तुलना कोरियन यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से और मैजिक टावर की तुलना कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से की जा सकती है। डब्ल्यू जिन इस जगह की भव्यता को देखता है। यहाँ एक बड़ा कैंपस है जिसमें बहुत अच्छे से संभाला गया गार्डन है जो अमेरिकन कॉलेज कैंपस जैसा दिखता है। इस माहौल को बनाने के लिए उसने और उसकी टीम के मेंबर्स ने मिलकर कई रातें काम की थी। उसे इस खूबसूरत जगह का अनुभव करना अच्छा लगता, लेकिन उसका एक ही अफसोस है कि काश वो किसी और के शरीर में होता, इस शरीर में नहीं जिसमें वो अभी है। तभी विन को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो उसके करीब करीब पीछे चल रहे व्यक्ति से टकरा जाता है। पता चलता है कि वो उसका असिस्टेंट है जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा था। टक्कर के बाद सारे पेपर्स जमीन पर बिखर जाते हैं। डी केलिन को तुरंत पता नहीं चला कि वो एलन है। उसे सहज ही लगा कि शायद कोई उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अपने ऑफिस में वापस आने के बाद एलन आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स पेश करता है जिन्हें देने के लिए वो इतनी जल्दी में था। ये इस साल के नए मेजर्स के स्पॉन्सरशिप की लिस्ट है। मैजिक टावर असली दुनिया की रिसर्च फैसिलिटीज जैसा है, इसलिए मैजिक के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। मैजिक टावर के प्रोफेसर्स उन नए मेजर्स को स्पॉन्सर करते हैं जिन्हें वो इसके लायक समझते हैं। डी केलिन जब हर कैंडिडेट की प्रोफाइल देखता है तो एक खास नाम उसकी नजर में आता है। उस नाम के चारों ओर गोल्डन हाईलाइट चमक रहा है जिसे वो उसके एट्रीब्यूट की वजह मानता है। इस एट्रीब्यूट का नाम वेल्थी मैग्नेट है। इसकी मदद से वो वेल्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और प्रॉफिट वाले कामों को पहचानने की अजीब तरह की काबिलियत के साथ एक बेहतरीन फाइनेंसर बन सकता है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे दी जाती है, उसकी इंट्यूशन उतनी ही एक्यूरेट होती जाती है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम शार्प आईसाइट है। ये एबिलिटी किसी व्यक्ति को इंस्टीट्यूशंस, एट्रीब्यूट्स, मना पॉइंट्स और इसी तरह की दूसरी चीजों को अपनी आंखों से देख पाने की क्षमता देती है। इसे आमतौर पर अकेले इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे ट्रेड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डी केलिन इस प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को पहचान पा रहा है क्योंकि उसके दो एट्रीब्यूट्स वेल्दी मैग्नेट और शार्प आईसाइट एक साथ काम कर रहे हैं। अब साफ है कि जिन लोगों के नाम इस चमकती हुई गोल्डन लाइट में नजर आते हैं वो निश्चित रूप से उसके लिए वेल्थ लेकर आएंगे। ऐसे कुछ और नाम भी हैं, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा अलग नजर आता है और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि एफरीन लुना का है। वही लड़की जो सक्रिय रूप से उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये सोचने वाली बात है कि डेक्यूलिन की एबिलिटीज ने उसे एफरीन को प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली कैंडिडेट के रूप में देखने दिया, जबकि वो उसकी करियर बर्बाद करने पर तुली हुई है। डेक्यूलिन उसे गेम के मेन कैरेक्टर्स में से एक के रूप में पहचानता है। डेवलपर्स के मुताबिक उसके बारे में उसे बस इतनी जानकारी है कि डेक्यूलिन की वजह से उसने अपने पिता को खो दिया था। वो ये भी नोटिस करता है कि किसी कारण से एफरीन का कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब वो एलन से इसके बारे में पूछता है तो उसका असिस्टेंट बताता है
कि उसके मामले में हर कोई सावधान रहता है। खैर, इसमें कोई हैरानी नहीं है। आखिर कोई भी डेक्युलन को नाराज नहीं करना चाहता और ऐसे किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करके उसका दुश्मन नहीं बनाना चाहता जो आगे चलकर उसका दुश्मन बन सकती है। हालांकि एफरीन की एक बात तारीफ के लायक है। उसने एकेडमी में पढ़ाई नहीं की और सेल्फ स्टडी से मैजिक सीखी है। फिर भी उसकी टैलेंट बहुत कुछ साबित करती है। उसमें पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एफरीन लूना उसकी दुश्मन है, या यूं कहें कि वो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसके पिता की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। अगर चीजें ओरिजिनल गेम की तरह आगे बढ़ी तो डी केलन जानता है कि उसकी मौत होना तय है। आखिर गेम में उसकी मौत पहले से तय है और उसके पास विलन्स फेट नाम का एट्रीब्यूट भी है जो पूरी दुनिया को उससे नफरत करने और उसे मारना चाहने पर मजबूर करता है। हालांकि जो भी चीज या इंसान उसे मारने में नाकाम रहता है वो आखिरकार उसे और मजबूत बना देता है। गेम में डी केलन की मौत अनगिनत तरीकों से होती है, जैसे तलवार से, जहर से, असैसिनेशन से। तरीका चाहे बदल जाए, नतीजा हमेशा एक ही होता है, मौत। उसके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका अलग चॉइसेस लेना है, ऐसी चॉइसेस जो ओरिजिनल डेकोले ने कभी नहीं ली होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो आखिरकार एफरीन को स्पॉन्सर करने का फैसला करता है। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद वो एलन से उन्हें सबमिट करने के लिए कहता है। वो उसे कुछ बुक्स बोरो करने के लिए भी कहता है, जिनके नाम वो अभी बताने वाला है। बाद में अकेले बैठकर डी केलन सोचता है कि जिंदा रहने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए। जितना उसे पता है, उसके सामने आने वाली कई मौतों से सिर्फ पैसे की मदद से बचा जा सकता है। किसी प्रॉमिसिंग मेज में इन्वेस्ट करना वेल्थ हासिल करने का एक तरीका है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। इस गेम वर्ल्ड में अनगिनत कैरेक्टर्स हैं जो उससे नफरत करते हैं और मौका मिलते ही उसे मारने की कोशिश करेंगे। जिंदा रहने के लिए वेल्थ और पावर जमा करना ही उसके पास एकमात्र रास्ता है। जब डब्ल्यू जून और मजबूत बनने की इच्छा रखता है तो उसे याद आता है कि डेक्युलिन का टैलेंट ज्यादा से ज्यादा औसत ही है। अगर उसने खुद को बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं खोजा तो उसे पूरा यकीन है कि उसके आसपास मंडरा रहे इतने सारे खतरों के बीच वो जिंदा नहीं बच पाएगा। किस्मत से उसके पास एक चीज उसके पक्ष में है, उसके एट्रीब्यूट्स। डिकैल चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसा कि वो दावा करता है, लेकिन अर्थ और फायर को मैनिपुलेट करने की उसमें जरूर पोटेंशियल है। अर्थ, फायर और मेटल को मिलाने से डेक्युलन का यूनिक एट्रीब्यूट मिडास टच बनता है। ये एट्रीब्यूट किसी टारगेट की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए यूजर का मना इस्तेमाल करता है। मेटल को मैनिपुलेट करने में डेक्युलन की टैलेंट उसे की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड्स चलाने की क्षमता भी देती है। सुनने में ये काफी शानदार लगता है, लेकिन असल में ये चेन कंट्रोल्ड ब्लेड्स मूल रूप से सिर्फ टेलीकिनेसिस है। हालांकि इस दुनिया में टेलीकिनेसिस के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है और न ही इसे समझा जाता है। अगर डेक्युलन बेसिक मैनिपुलेशन मैजिक सीख लेता है तो मेटल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करके अपनी रॉ पावर की कमी पूरी कर सकता है। इसे हकीकत में बदलने के लिए उसे पहले मैनिपुलेशन मैजिक की फंडामेंटल्स सीखनी होंगी। इसलिए वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपनी कंप्रहेंशन स्किल एक्टिवेट करता है, वो इस बुक में लिखे बेसिक टेलीकिनेसिस से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स और स्पेल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। नॉलेज एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी नई हासिल की हुई टेलीकिनेसिस पावर्स का इस्तेमाल एक पेन पर करता है और देखते ही देखते पेन हवा में तैरने लगता है। अपने मेमोराइज एट्रीब्यूट की वजह से डी केलन बिना किसी इनकेंटेशन के टेलीकिनेसिस स्पेल कास्ट कर सकता है। हालांकि अभी जो टेलीकिनेसिस स्पेल उसने सीखा है वो सिर्फ बेसिक्स तक सीमित है, फिर भी ये पहले से काफी पावरफुल है। वो तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि आगे चलकर और एडवांस्ड टेलीकिनेसिस सीखने के बाद इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अब डी केलिन ये पता करना चाहता है कि मैजिक सर्कल का क्या किया जाए। वो सोचता है कि इसे अपने पूरे शरीर पर एंग्रेव कर दे। इस दुनिया में मैजिक सर्कल्स जितने बड़े होते हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए वो पहले अपने शरीर को कॉम्प्रिहेंड एट्रीब्यूट की मदद से समझने की योजना बनाता है। सिर्फ अपने ब्रेन को नहीं, बल्कि अपने हार्ट और इनर कोर को भी।
उसके बाद वो अपने पूरे शरीर पर मैजिक सर्कल्स एंग्रेव करेगा ताकि अपनी टेलीकिनेसिस को और मजबूत कर सके। जाहिर है, इसमें यह रिस्क भी है कि उसका शरीर ओवरलोड हो सकता है या उसे साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन यही उसका एक एट्रीब्यूट आयरन मैन काम आता है। ये एट्रीब्यूट डिक्युलिन को जन्मजात फिजिकल एबिलिटीज देता है और उसके शरीर की पोटेंशियल सबसे ऊंचे स्तर की है। उसे भरोसा है कि ये एट्रीब्यूट उसे किसी भी साइड इफेक्ट को सहने में मदद करेगा। जैसे ही वो अपने शरीर पर मैजिक सर्कल एंग्रेव करने की प्रोसेस शुरू करता है, उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल जाता है। ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे उसकी हर हड्डी टूट रही हो और उसकी हर मसल को फाड़ा जा रहा हो। लेकिन ये अनुभव कितना भी तकलीफदेह क्यों न हो, डिक्युलिन पीछे नहीं हटता। उसके मुंह से एक भी करान नहीं निकलती। आखिरकार एक नोबल से यही एलिगेंस अपेक्षित होती है। आखिरकार प्रोसेस रुक जाती है। अफसोस की बात है कि इतना सब सहने के बाद भी डिक्युलिन असफल हो गया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मना नहीं था और इस समय उसके पास सिर्फ एक पॉइंट मना बचा था। लेकिन उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। अब उसके कंधे पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ है। इसी रफ्तार से उसके पूरे शरीर को कवर करने में करीब 2 हफ्ते लगेंगे। डिक्लिन के सेमिनार के 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी मैजिक टावर में लेक्चर्स का आखिरकार पहला दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स एक सुनसान इलाके में इकट्ठा होकर अपने पहले लेसन का इंतजार कर रहे हैं। पास में लगे नोटिस बोर्ड पर प्रोफेसर का एक मैसेज लगा है। प्रोफेसर सबकी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता है, इसलिए स्टूडेंट्स को एक ऐसी जगह पर खुद परफॉर्म करके अपनी काबिलियत साबित करनी होगी जो पहले से ही एलिमेंट से भरपूर है। सभी स्टूडेंट्स इस बात से काफी हैरान हैं कि उनके टीचर ने उन्हें खुद से पढ़ने के लिए छोड़ दिया, और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान जाहिर है एफरीन है। वो धीमी आवाज में उसे कोस ही रही होती है कि एक लड़की उसके पास से गुजरते हुए जानबूझकर उससे टकरा जाती है। पहले से परेशान एफरीन स्वाभाविक रूप से मुड़कर उस लड़की से भिड़ने लगती है जिसने उसे टक्कर मारी थी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पहचानते ही उसके चेहरे के भाव तुरंत हैरानी में बदल जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सिल्विया वॉन जोसेफीन इलेड है। दोनों लड़कियां कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखती है, लेकिन सिल्विया ऐसे उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है जैसे वो उसे जानती तक नहीं। बाद में जब एफरीन एक टास्क करने में लगी होती है, तब भी उसका दिमाग उसी मुलाकात में अटका रहता है। उसे पूरा यकीन है कि जिस लड़की से वो मिली थी वो हाउस इलेड से है। करीब 10 साल पहले इलेड्स ने एफरीन की पोटेंशियल से डरकर उनके मैनर को सैनिकों से घेर लिया था और उन्हें धमकी दी थी। इसलिए एफेयर के लिए ये समझ से बाहर है कि सिल्विया उसे पहचानती तक नहीं है। तभी उसके मैजिक से बन रही स्ट्रक्चर लड़खड़ाने लगती है और एफरीन को हवा में भारी प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसका मना कहीं खींचा जा रहा हो। जब वो उस हलचल की दिशा में देखती है तो उसे सिल्विया दिखाई देती है, जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाई है जो एफरीन द्वारा बनाई जा रही स्ट्रक्चर से 1000 गुना बड़ी है। जाहिर है एफरीन गुस्से से भर जाती है, क्योंकि सिल्विया की मैजिक से पैदा हुई टर्बुलेंस ने उसका पूरा काम बिगाड़ दिया है। लेकिन सिल्विया आसपास हो रहे शोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बिना किसी परेशानी के अपना काम जारी रखती है। इससे एफरीन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इस बात से कि सिल्विया उसके अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रही, एफरीन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। सिल्विया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एफरीन उसे उकसाने का फैसला करती है। वो सिल्विया पर ताने कसना शुरू कर देती है और उसकी ताकत को कमतर बताती है। आखिर दोनों राइवल्स थी और सिल्विया हमेशा एफरीन को धमकाया करती थी और उसे मैजिक से दूर रहने के लिए मजबूर करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी राइवल से आगे निकल सके। लेकिन एक बार फिर सिल्विया एफरीन की मौजूदगी को नजरअंदाज कर देती है। वो कहती है कि वो एफरीन को पहचानती तक नहीं, लेकिन उसने उस घमंडी और लापरवाह नोबल की मौत के बारे में जरूर सुना है। जाहिर है अपने पिता के बारे में ऐसी बेइज्जती भरी बातें सुनकर एफरीन का गुस्सा भड़क उठता है। बिना एक पल सोचे वो हवा में छलांग लगा देती है और उसकी मुट्ठी के चारों ओर मैजिक सक्रिय हो जाती है। वो सिल्विया को उसकी कही बात पर पछतावा करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
गुस्से में भरी एफरीन एक जोरदार वार के साथ सिल्विया पर झपटती है। अपने पिता के बारे में उसकी घटिया बातों की सजा देने की कोशिश करती है। जवाब में ब्लॉन्ड लड़की एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है, जबकि उसकी आंखों में अपनी एबिलिटी को लेकर थोड़ी शंका झलकती है। दोनों के टकराते ही जोरदार धमाका होता है और हवा का तेज झोंका वहां मौजूद स्टूडेंट्स के शरीरों से टकराता हुआ गुजरता है, जिससे वे इम्पैक्ट से करहा उठते हैं। धमाके के बाद स्टूडेंट्स एक दूसरे की तबीयत देखने लगते हैं। जब धूल बैठती है तो एफरीन दिखाई देती है। उसका बायां हाथ सिल्विया के सिर को पकड़े हुए है और वो उस ब्लॉन्ड लड़की पर चिल्ला रही है, उसे अपने मरे हुए पिता का अपमान करने की हिम्मत करने के लिए लगातार धमका रही है। लेकिन सिल्विया को धमकाते हुए एफरीन की नजर अचानक पीछे जाती है और उसे दूर एक रहस्यमयी काली रोशनी दिखाई देती है। स्टूडेंट्स घबराकर चीखने लगते हैं और एफराइन सोचती है कि क्या वो वॉइड है। ये वही जगह है जहां थोड़ी देर पहले दोनों का मना टकराया था, जिससे स्पेस में एक दरार बन गई थी और अब वो आसपास की हर चीज को निगल रही थी। वॉइड के फटने का खतरा समझते ही स्टूडेंट्स और ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एफरीन भी समझ जाती है कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है। अगर धमाका हुआ तो मेटल के टुकड़े श्रैपनल की तरह चारों तरफ उड़ेंगे और शायद सबकी मौत हो जाएगी। स्पेस को निगलता हुआ काले रंग का वो गोला लगातार अपने आसपास की हर चीज को खाता जा रहा था। एफरीन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मैजिक को रोकने की कोशिश करती है। अचानक उसे न तो उसकी आवाज सुनाई देती है और न ही उसका भार महसूस होता है, जैसे वॉइड खुद ही रुक गया हो। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उनके सामने एक लंबा आदमी खड़ा होता है, जिसने बेहद शानदार नोबल पोशाक पहन रखी है। वो उनका प्रोफेसर है और उसने अभी अभी उनकी जान बचाई है। डी केलिन का अचानक वहां आना ही हैरान करने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने एक पल में आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन टुकड़ों को रोक दिया था। इसके बाद डी सलीन ने आइस फ्रैगमेंट्स को टेलीकिनेसिस मैजिक से कंट्रोल करके स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया। ये पूरा नजारा उसके स्टूडेंट्स के मन में मैजिक की खूबसूरती और उसके चमत्कारों की गहरी छाप छोड़ देता है। एफरीन समझती है कि इस मामले में एन्चांटमेंट मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी अपनी आंखों के सामने हो रहे इस शानदार इस्तेमाल को देखकर वो भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाती। शार्ड्स का काम खत्म करने के बाद प्रोफेसर बोलता है और उसके शब्द लेक्चर के अंत का संकेत देते हैं। सिल्विया और एफरीन की तरफ कड़ी नजर डालते हुए डेकोलिन सबको वहां से जाने के लिए कहता है, सिवाय उन ट्रबल मेकर्स के जिन्होंने ये स्थिति पैदा की थी। अभी एफरीन के चेहरे के भाव ही सब कुछ बता रहे हैं। उसके चेहरे पर साफ लिखा है, ओह मैं तो गई। अगले सीन में हम सीधे इंटेरोगेशन रूम में पहुंचते हैं। वहां डेकोलिन बाकी प्रोफेसर्स के आने का इंतजार कर रहा था, जिनमें रेट और रीलन भी शामिल हैं, जो स्पिरिट स्टडीज और सपोर्ट स्टडीज डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स हैं। उनका स्वागत एक महिला करती है जो डेक्यूला के बगल में बैठी है। वो यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन एडेलीन साइजलॉन है। सभी प्रोफेसर्स के बैठ जाने के बाद अब वो उस निडर स्टूडेंट से सवाल करने लगते हैं, जिसने इलेड हाउस की एक लेडी पर हमला करने की कोशिश की थी। पता चलता है कि एफरीन को एक नोबडी माना जाता है, यहां तक कि उसके नेमलेस बैकग्राउंड की वजह से उसकी वर्थ के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। बेशक डेक्यूलाइन के बीच में आने की वजह से स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया गया था, जिससे बाकी सभी प्रोफेसर्स भी प्रभावित हुए। थोड़ा सोचने के बाद डेक्यूलिन समझ जाता है कि इस डिसिप्लिनरी मीटिंग का नतीजा क्या होगा। साफ है कि सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की बेटी को विक्टिम माना जाएगा, जबकि गिर चुके नोबल परिवार की एफरीन, जिसे यूनिवर्सिटी की नजर में महज एक कॉमनर समझा जाता है, इविल परपेट्रेटर मानी जाएगी। इसलिए डेक्यूलिन को इस मामले में खुद शामिल होने और इस सोच को बदलने की इच्छा होती है। आखिर जब से उसकी नजर एफरीन पर पड़ी थी, वो उसके शरीर से लगातार बाहर निकलती हुई स्कारलेट एनर्जी की कुछ मात्रा महसूस कर सकता था। डेक्यूलिन जैसे विलन कैरेक्टर के लिए ये बिल्कुल साफ था कि ये एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम विलन्स फेट है। आसान शब्दों में कहें तो जब पूरी दुनिया चाहती हो कि तुम मर जाओ तो मुसीबत जरूर आने वाली है, और अगर वो जल्द ही इस नतीजे को प्रभावित नहीं कर पाया तो उसकी तय मौत धीरे धीरे उसके और करीब आती जाएगी।
एफर और सिल्विया के भविष्य का फैसला करने के लिए ऑफिशियल मीटिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले रिलन एफरीन पर बिना सोचे समझे कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने और कई स्टूडेंट्स की सेफ्टी को खतरे में डालने के लिए गुस्से में चिल्लाता है। ये सिर्फ डिक्लिन के खुद बीच में आने की वजह से हुआ कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। इसके जवाब में इतनी मायूस होने के बावजूद एफरीन कहती है कि वो अपने हमले की वजह नहीं बता सकती। इस तरह का टालने वाला जवाब टीचर्स को उनके प्रति अपमान जैसा लगता है, लेकिन इस समय एफरीन के दिमाग में सिर्फ अपनी असली मंशा छिपाने की बात चल रही है। इसलिए उसका टारगेट वो घटिया प्रोफेसर डी केलन ये न जान पाए कि वो उसके पीछे पड़ी है। सिल्विया की उकसाने वाली बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही है, लेकिन अगर यही सच भी है तब भी वो अपने इकलौते टारगेट के सामने कुछ भी कहने का रिस्क नहीं उठा सकती। इसी वजह से एफरीन अपने लंबे समय के प्लान के लिए इस तकलीफ और दर्द को चुपचाप सहने के लिए तैयार है। रीलन एक बार फिर उस लड़की पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे किसी तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो बार बार उसके दिमाग में ये बात बैठाता है कि एक नोबल और एक कॉमनर के बीच स्टेटस में कितना फर्क होता है। इसके बाद सिल्विया को बोलने के लिए कहा जाता है। वो भी इस मामले को छिपाने की कोशिश करती है और बहाना बनाती है कि उसने गलती से एफरीन का काम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस हो गई। इससे डिसिप्लिनरी कमिटी की नजर में सिल्विया एक निर्दोष लड़की बन जाती है और एफरीन का उस पर हमला करना और भी बेवजह लगता है। प्रोफेसर्स लगातार एफरीन से सवाल करते रहते हैं और पूछते हैं कि कहीं उसे एंगर मैनेजमेंट की समस्या तो नहीं है। रीलन तो यहां तक कह देता है कि इस स्टूडेंट को पूरी तरह एक्सपेल कर देना चाहिए और वो इस घटना को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस समय प्रोफेसर से खुद को अलग थलग महसूस करते हुए और अपनी तरफ से एक भी शब्द का सपोर्ट न पाकर एफरीन खुद को बिल्कुल अकेला और ठंडा महसूस करती है। हर कोई उसे ही दोषी मान रहा है। प्रोफेसर्स की नजर में वही इस घटना के लिए जिम्मेदार है। उस पर हर तरह के अपमान और डांट बरसाए जा रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि वो जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल सकती। अपने पिता के जाने के बाद वो अकेली रह गई है। पूरी दुनिया ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया है। प्रोफेसर डेक्युलिन को दोष देते हुए वो अपनी ही गलतियों का जिम्मेदार भी उसी को मानती है, जो एक बच्चे के हिसाब से स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। आखिरकार एडेलाइन बोलती है और कहती है कि सभी प्रोफेसर्स की राय एक जैसी ही है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले वो डी केलन का इस पूरी घटना के बारे में पक्ष जानना चाहती है। अपनी आवाज साफ करते हुए वो चेयरवुमन से एक रिक्वेस्ट करता है। इसी समय एफरीन को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। साफ है कि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन तभी कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। डेकोलिन सिल्विया को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहता है कि इस घटना में उसकी भी गलती थी। उसका जवाब दोनों स्टूडेंट्स को हैरान कर देता है, जबकि डेसलिन फिर से अपनी बात पर जोर देता है। एफने के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उसने मीटिंग के इस तरह आगे बढ़ने की कल्पना तक नहीं की थी। यहां तक कि रियन, वो बूढ़ा आदमी जो एफरीन को एक बेकार कॉमनर मानने पर तुला हुआ था, भी डिकेन की बात समझकर हैरान है। हमारा लड़का कहता है कि सिल्विया के पास उस घटना को रोकने के लिए पूरी वजह और क्षमता थी, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो सवाल करता है कि क्या इलेड हाउसहोल्ड की उसकी तथाकथित शानदार एबिलिटीज उस वक्त काम नहीं आई जब हालात बिगड़ रहे थे। सिल्विया पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है। वो शर्म से अपना सिर झुका लेती है और सबसे पहले माफी मांगती है। फिर वो सच कबूल कर लेती है। सिल्विया ने एफेर का हमला इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो चाहती थी कि उस स्टूडेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो। सिल्वरहेड लड़की के होश उड़ जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेक्युलिन, जो उसका दुश्मन है, अभी अभी उसकी तरफ हो गया हो। ये उसकी भी गलती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे एफरीन की रक्षा करनी ही थी। रीलन बीच में बोलता है और कहता है कि विक्टिम होने के नाते सिल्विया की गलती मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। सारा दोष अटैकर पर ही जाना चाहिए। डिकैलिन पलटकर कहता है कि प्रोफेसर होने के नाते असल में गलती उसकी है, क्योंकि उसने ऐसा लेक्चर बनाया जिसमें उसकी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं थी। वो पूछता है कि क्या उसे खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इस अचानक आए बयान से प्रोफेसर रैन घबरा जाता है, जो अब भी सिल्विया के पक्ष में था।
एफरीन हैरान है कि ये आदमी उसे बचाने के लिए दूसरे प्रोफेसर को भी पूरी तरह दबा रहा है। ये तो हद ही है कि वो उसकी रक्षा करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। सबकी बात सुनने के बाद चेयरवुमैन अपना फैसला सुना देती है। उसके हिसाब से ये कोई गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि उम्र के इस दौर में स्टूडेंट्स का आपस में उलझना स्वाभाविक है। इसलिए वो इस बार इस मामले को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के जाने देने के लिए तैयार है। एडेलाइन दोनों स्टूडेंट से घर लौटने को कहती है, क्योंकि इस बार किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। एफरीन के मन में मिलीजुली भावनाएं हैं। वो पूरी तरह तैयार थी कि उसे एक्सपल्शन का सामना करना पड़ेगा, और प्रोफेसर डेक्युलिन के पर्सनैलिटी को देखते हुए भी मामला इसी तरह खत्म होना चाहिए था। इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सब कुछ इस तरह कैसे खत्म हो गया। मीटिंग के बाद रीलन किसी सिचुएशन को देखने और एनालाइज करने के डीकेलिन के अनोखे तरीके की तारीफ करता है, लेकिन हमारे लड़के का ध्यान एफरीन की तरफ चला जाता है, जो उसका ध्यान खींचती है और उससे एक सवाल पूछने की हिम्मत जुटाती है। उसके मन में ये बात चल रही है कि अगर वो लुना नाम से परिचित है और उसके पिता के साथ अपने संबंध को याद करता है, तो वो ये भी याद करेगा कि उसने उसके पिता की जिंदगी नर्क बना दी थी, जिसके कारण उस आदमी ने अपना दर्द खत्म करने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने में माहिर डेक्युलिन को पहले से उम्मीद थी कि वो उसके पास आएगी। ये लड़की उससे जवाब पाने के लिए पूरी तरह अड़ी हुई है और सोच रही है कि डीकेलिन उसके सवाल का क्या जवाब देगा, और क्या वो खुद को बचाने के लिए मीटिंग के फैसले को पलटने की कोशिश करेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि एफने को डर लगता है कि शायद इस आदमी को उसके पिता के साथ किया हुआ बुरा बर्ताव याद तक न हो, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ड्यूलिन उसे बताता है कि उसे बीती हुई परेशानियों में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके आगे बढ़ने की क्षमता रुक जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और एफरीन के मन में एक ही निष्कर्ष रह जाता है। अब उसे समझ आ गया है कि उसे उसके पिता के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसने अभी उसकी मदद नहीं की होती। वो सोचती है कि शायद प्रोफेसर को किसी तरह की निजी जिम्मेदारी महसूस होती है, और इसी वजह से उसने उसे उसकी मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। एफरीन उसकी मदद को एक तरह की दया समझ लेती है। ये सोचकर उसका दिल खुशी से भर जाता है। कम से कम वो घटिया प्रोफेसर अपने किए हुए काम को भूला तो नहीं था। जब तक ऐसा है तब तक वो इस स्थिति से ठीक है। एफरीन के मामले का नतीजा डेक्युलिन्स डेथ प्रिवेंशन में 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है। अगले सीन में हम सिल्विया को अपने पिता गिलियन को पूरी स्थिति समझाते हुए देखते हैं। गिलियन इल फैमिली का मुखिया और एक एस्पर मेज है। उसके पिता मानते हैं कि प्रतिभाशाली छात्रा एफरीन लुना के पास मेज के रूप में आगे बढ़ने का मौका पहले ही निकल चुका है। 1 दशक पहले जब एप्टीट्यूड एग्जाम हो रहा था, तब दोनों लड़कियों का पहली बार एक दूसरे से सामना हुआ था। उसी दौरान उनके सामने मोनोमीटर पागल हो गया था और उसने भविष्य की आर्च मेजेस बनने की उनकी बेशुमार प्रतिभा का अनुमान लगाया था। ये दोनों लड़कियां बस एक दूसरे को खाली निगाहों से देखती रह गई, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सुनी बातों को समझ ही नहीं पाया था। ये समझने के लिए कि आर्च मेजेस वास्तव में कितनी ताकतवर होती है, इतना जान लो कि उन्हें ऐसे प्राणियों के रूप में माना जाता है जिन्हें एम्परर तक धमकी नहीं दे सकते। बहुत कम लोग कभी इस लेवल तक पहुंच पाते हैं और उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। परंपरा के अनुसार हर एरा में 3 लोग आर्च मेजेस बनते हैं, चाहे उनकी स्पेशलिटी कुछ भी हो। ये ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदला। दिलचस्प बात यह है कि अभी डर्किन के अलावा इस एरा के आर्च मेजेस के लिए 2 जगह खाली है। एडेलाइन वास्तव में आर्च मेज बनने की कैंडिडेट है, जिससे आखिरी एक सीट बचती है। उस समय इलिड और लुना फैमिली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और अब उन्हें आखिरी सीट के लिए मुकाबला करना था। जाहिर है सिल्विया के पिता अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वो टाइटल दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एफरीन के पिता को ताकत के दम पर धमकी दी और अपनी बेटी को एकेडमी में एनरोल कराने से मना कर दिया। सिल्विया अच्छी तरह समझती थी कि उसके परिवार ने लुना फैमिली पर इतनी बेरमी से दबाव सिर्फ इसलिए बनाया था
क्योंकि वे चाहते थे कि वो थ्रोन हासिल करे। वे किसी भी कीमत पर उसे आर्च मेज बनाना चाहते थे। हालांकि ये उसकी अपनी इच्छा और उसकी पहले से बताई गई किस्मत भी थी। यही वजह थी कि उस समय एफरीन की कही बातें उसे इतनी चुभी थी। वो इसे बस अपनी बदकिस्मती मानकर छोड़ देती है। गिल्शन अपने कॉम्पिटिटर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, बल्कि उसे प्रोफेसर डीकेलिन की ज्यादा चिंता है। उसका मानना है कि वो एक साधारण आदमी है जो कम उम्र में जीनियस था, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो अचानक रैंक्स के ऊपर उठकर डार्क हॉर्स बन जाए। ये सिल्विया के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जिस पल उसने उसकी ट्रैप को समझ लिया था, उसी पल से वो उसकी पोटेंशियल को महसूस कर सकती थी। जब एक्सप्लोजन हुआ, ये सच था कि सिल्विया ने एफरीन की मना को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने एक पर्सनल ट्रैप भी तैयार किया था, जिसमें दोनों के अटैक्स के बीच वॉइड को कॉन्फ्लिक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस तरह इंसिडेंट और भी बड़ा नुकसान करता और एफरीन को मुसीबत में डाल देता। उस समय डेक्युलन ने उन दोनों को जिस तरह घूरकर देखा था, उसका कारण यही था कि उसने शुरुआत से ही इस ट्रैप को समझ लिया था, जबकि सिल्विया ने आसपास किसी भी ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती थी। सब कुछ जानने के बावजूद डेक्युलन ने कॉम्प्रोमाइज के रूप में तीसरा रास्ता देकर उन दोनों को सुरक्षित रखा। ये उसकी चेतावनी थी और साथ ही ये मांग भी कि वे उसकी बताई हुई कहानी के साथ चलें, ताकि वे वन पीस में सुरक्षित बच सकें। हाँ, पूछने से पहले ही बता दूं, वन पीस असली है। खैर, उसने उसकी टैलेंट्स को बहुत कम आंका था, लेकिन अब ये बात उसे सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो असल में किस तरह का आदमी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हम डेक्युलिन का शानदार अंदाज देखते हैं। ये आदमी यहाँ ब्रूस वेन की जिंदगी जी रहा है, पूरा तैयार होकर घूम रहा है। उसका ड्राइवर उसे लेकर जा रहा है। उसके मन में भी उस फैसले को लेकर संतोष है, जिसमें उसने उस मुश्किल वक्त में एफरीन का साथ दिया था। इस तरह उसने अपने लिए डेथ राउट्स में से एक को हटा दिया और स्टोर करेंसी भी बढ़ा ली। सच कहें तो उसे उम्मीद नहीं थी कि एफरीन उनकी पहली मुलाकात में ही इतनी जल्दी खुद को सामने ले आएगी, लेकिन वो उसी समय समझ गया था कि वो शुरुआत से ही हॉस्टाइल थी। अभी उसकी मदद करने की वजह से सिल्विया भी उसकी एनिमी बन गई है। फिर भी वो यही सबसे सही कदम था जो वो उठा सकता था। उस मामले को एक तरफ रखकर डीकेलिन सोशल इवेंट्स में जाने का इच्छुक नहीं है, लेकिन साथ ही वो स्टोर पॉइंट्स हासिल करने का मौका भी यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहता। आखिर उसे फ्लावर ऑफ द न्यू ईयर इवेंट में शामिल होने के लिए एक साइड क्वेस्ट मिला है, जिससे उसकी स्टोर करेंसी में एक और हफ पॉइंट जुड़ जाएगा। फिलहाल उसे शॉप तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 करेंसी पॉइंट्स की जरूरत है। इसी वजह से अभी उसका पूरा ध्यान मेन कैरेक्टर्स के साथ इंटरैक्शन करने पर है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही डीकेलिन का पूरे सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया जाता है। पार्टी में बहुत सारे नोबल्स हैं और उनकी महंगी हंसी ठिठोली गूंज रही है। प्रोफेसर को कई ऐसे नेम्ड कैरेक्टर्स नजर आते हैं जिनसे वो इंटरैक्शन कर सकता है। उनमें से एक सबसे ज्यादा खास है। ये आयहम है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे किम डब्ल्यू जिन ने खुद गेम में मॉडल किया था। डेसलिन को लगता है कि इवेंट में आना आखिर सही फैसला था। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ती है, जो सम्मानित प्रोफेसर डेसलिन से मिलकर खुद को सम्मानित महसूस करता है। वो अचानक प्रोफेसर का नाम जोर से बोल देता है, जिससे बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सभी की नजरें प्रोफेसर को देखने के लिए घूम जाती है। पार्टी में हलचल मच जाती है और लोग प्रोफेसर की मौजूदगी का जश्न मनाने लगते हैं। थोड़ी देर पहले पार्टी को लेकर डेक्युलिन के अंदर जो शांत और बेफिक्र कॉन्फिडेंस था, वो अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। इसी बीच डेक्युलिन किसी को सर गनीशा के बारे में बात करते हुए सुनता है। प्रोफेसर मौजूदा बातचीत से हटकर उस आवाज का पीछा करता है। गनेशा के बारे में सुनते ही वो जानता है कि आसपास के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स में से एक के साथ इंटरैक्शन का मौका गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसकी नजर भीड़ पर घूमती है और वो ध्यान से हर तरफ देखने लगता है, लेकिन गनेशा कहीं दिखाई नहीं देती। डेक्युलिन सच में ये मौका गंवाना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता नहीं कि वो डरावनी एडवेंचरर उसके ठीक पीछे खड़ी है। कहानी के इस हिस्से में वो इंट्रोड्यूस किए गए कैरेक्टर्स में 5वीं सबसे ताकतवर कैरेक्टर है। आखिरकार डेक्युलिन उसे ऊपर वाली मंजिल पर देख लेता है, जहां लाल बालों वाली वो महिला
नीचे चल रहे सीन को देख रही है। वो उससे मिलने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन तभी आयहेल्म उसे रोक लेता है और सबसे गलत समय पर उससे इंटरैक्शन शुरू कर देता है। चलो ईहेम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो रॉयल पैलेस का एक्सक्लूसिव मेज है और मोनार्क रैंक पर है, जो डीकेलिन के टाइटल के बराबर है। आयहेल्म डेकोलिन को उकसाता है और हैरान होने का नाटक करता है कि महान प्रोफेसर को अभी भी उसका नाम याद है। वो डीकेलिन की रिसर्च के बारे में पूछना चाहता है और तुरंत कुछ बुरी रूमर्स का जिक्र कर देता है। आयहेल्म बताता है कि पिछले 3 सालों से उसकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ी है और अब बहुत से लोग डेक्युलन की असली एबिलिटीज और टैलेंट्स पर सवाल उठाने लगे हैं। ये बेशर्म आदमी सीधे उसके मुंह पर ये सब कह रहा है। संयोग से ईहेम यूनिवर्सिटी में डीकेलिन का पीयर हुआ करता था। कभी दोनों के बीच अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन जब डीकेलिन ने हेड प्रोफेसर का पोजीशन अपने लिए हासिल कर लिया तो एहेल्म की जेलसी समय के साथ और भी ज्यादा कड़वी और हॉस्टाइल होती गई। ओरिजिनल कैरेक्टर इन प्रोवोकेटिव बातों से जरूर चिढ़ जाता, लेकिन हमारा लड़का खीरे की तरह कूल रहता है और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से साफ इनकार कर देता है। वैसे भी रूमर्स में सिर्फ सच्चाई ही तो बताई जा रही है, इसलिए उसे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी ड्यूलिन का ध्यान अचानक चौंक कर उस तरफ जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसका टारगेट गनेसा अब वहां नहीं है। बेचारा आज बस एक गोल पूरा करना चाहता था, लेकिन ये काम इस बकबक करने वाले लाउड माउथ की वजह से खराब हो गया, जो अभी भी लगातार बोले जा रहा था। उसके ठीक पास से गुजरते हुए डीकेलिन गुस्से में उसे गाली देता है और यहाँ तक कि उसे सड़ा हुआ चीज का टुकड़ा भी कह देता है। मुझे ये इंसल्ट इतनी पसंद आई कि अब से मैं उसे इसी निकनेम से बुलाऊंगा। सड़ा हुआ चीज उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। चिल प्रोफेसर एक और शब्द बोलने से इनकार कर देता है और जल्दी से गनीशा को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह उससे जान पहचान होने से पहले ही सोसाइटी से चली न जाए। इस समय उसका पूरा प्लान बिखर चुका है। इवेंट से उसका अचानक गायब हो जाना देखकर बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। डेक्युलिन सच में उसी वक्त उस सड़े हुए चीज को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की वजह से वो अपनी प्रतिक्रिया तक सीमित रखने के लिए मजबूर था। तभी उसकी हैरानी के लिए गनीशा उसका नाम पुकारती है। वो ठीक उसके बगल में खड़ी थी। वो जानना चाहती है कि क्या वो उसे ढूंढते हुए आया था। सच तो ये है कि डेक्युलिन ने उसे अचानक ढूंढ लिया था, क्योंकि वो गैदरिंग इवेंट में मौजूद बेवकूफों के चंगुल से निकल आया था। फिर भी उसकी रिएक्शन देखकर वो सोचने लगता है कि क्या इन दोनों की पहले कभी मुलाकात हुई है। स्कारलेट एडवेंचरर उसके जवाब पर हल्का सा हंसती है, जब वो कबूल करता है कि वो बस रास्ता भटक गया था। गनेसा उसके इस छोटे से झूठ को पकड़ लेती है और जानती है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। वो उनकी पिछली मिशन को खराब करने के लिए माफी मांगती है और उस मामले को जाने देने के लिए भी कहती है। अब ये पक्का हो जाता है कि कमीशंस की वजह से इन दोनों के बीच पहले से कोई रिलेशनशिप थी। एडवेंचरर एक बार फिर माफी मांगती है कि वो एक टैलेंटेड बच्चे को अपने अंडर में रिक्रूट करने में नाकाम रही। उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट होने की वजह से उसने मिशन खराब कर दिया था और उस बच्चे को उसके हवाले करने से इनकार कर दिया था। अब जाहिर है हमारा लड़का इस बातचीत का कॉन्टेक्स्ट जानना चाहता है और उसे डेक्युला के फैसलों की समझ आने लगती है। वो एक टैलेंटेड बच्चे का इस्तेमाल अपनी जगह रिसर्च करने और अपना नाम बनाए रखने के लिए करने वाला था। तभी गनीशा एक सवाल पूछती है। वो बहुत सावधानी से पूछती है कि वो आखिर कब तक ये फकेट बनाए रखेगा और इसी तरह बना रहेगा। उसके शब्दों का सावधानी से किया गया चुनाव उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सच है कि डेक्युलन के शरीर में आने से पहले वो कैरेक्टर में बना रहता था और हिंसक तरीके से व्यवहार करता था, जिसकी वजह से उसने कई एनिमीज बनाए और अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों का भरोसा खो दिया। यहाँ तक कि अपनी पर्सनल फेम के लिए वो दूसरों को चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन अब मौजूदा डुलन एक फैसला कर चुका है और कबूल करता है कि वो एक अलग जिंदगी जिएगा। गनीशा इस बात से हैरान होती है और उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है।